और इस बीच देखिए चीन और ताइवान तनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ताइवान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी की मौत हो गई है। ताइवान के अधिकारी का शव एक होटल में मिला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास इकाई के ये डेप्यूटी चीफ थे जिनका शव मिला है। ये बड़े अधिकारी थे और चीन ताइवान के बीच इस वक्त जिस तरह का टेंशन चल रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए उस मद्देनजर ये खबर और इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तिवारी जी कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए ये मर्डर इस समय हुआ है कि जिसमें स्वाभाविक है कि भाई इशारा किस तरफ जाता है। इस तरीके की चीजें पहले भी विश्व में कई देशों में कराया जा चुका है। हाँ। पहले हमने भी कहानियां सुनी है कि हमारे भी कुछ साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया। कैसे किया गया, किस लिए किया गया, ये तो जब तक जांच ज्यादा डिटेल में आई नहीं है। लेकिन ये जो मर्डर है होटल के अंदर, ये ताइवान के हु हैज बीन जो मेन रहे हैं, काफी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। समय के अनुसार और जो अभी परिस्थिति है उसके अनुसार इसमें बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। ये एक और भी कई तरीका है दूसरे देशों का एक देश को इंटरनली वीक करने के लिए। एक तो लड़ाई से वीक कर सकते हैं, एक इंटरनली उनके जो मेन सपोर्ट सर्विसेज है उनके पैर अगर काट दो तभी देश कमजोर होने लगता है। ये एक और साधन है जो अपरेंटली नहीं, रियल नहीं, बट ये प्रॉक्सी वॉर के एक जरिए के तौर पर आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि ताइवान पर डायरेक्ट अगर चीन हमला करेगा तो फिर तो अमेरिका से सीधे अदावत मोल लेगा, इसलिए अब इस तरह की चीजें शुरू हो गई। हाँ, ये सब चीजें चलती रहेंगी साथ में, बिकॉज अभी चीन अमेरिका कोई भी डायरेक्ट वॉर करने के उसमें सक्षम नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी टोटली नष्ट हो जाएगी। इनफैक्ट तिवारी सर अगर इन फैक्ट्स पर गौर करें तो ये भी कहें कि अमेरिका और रशिया समेत दूसरे परमाणु संपन्न देश भी सीधे युद्ध करने से बचते हैं। इसके बारे में चर्चा करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दें कि ताइवान के खिलाफ और आक्रामक हो चुका है चीन, और इस वॉर फ्रंट में ये जो डोमिनेट करते हुए एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए मैसेजिंग की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ताइवान के योमोय आइलैंड के पास चीन ने अब कई ड्रोन्स भी भेज दिए हैं। एक और आइलैंड के ऊपर अब चीन के फाइटर जेट्स की मौजूदगी बताई जा रही है। साथ ही ताइवान ने चीन की कार्रवाई पर विरोध भी जता दिया है और ताइवान को चारों ओर से घेर कर जो वॉर ड्रिल लगातार चीन कर रहा है वो आखिर क्यों सवालों के घेरे में है, इस बारे में भी करेंगे चर्चा। लेकिन ये बता दें कि किस तरीके से नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन और ताइवान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में चीन का ये जो एग्रेसिव रुख है, आक्रामक रुख है, वो अब बढ़ता जा रहा है। डिटेल्स आपके सामने है कि अभी तक आखिर हुआ क्या है और किस आधार पर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि कैसे ताइवान के ऊपर अब चीनी ड्रोन्स नजर आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी क्या एक मैसेजिंग है। 7 चीनी ड्रोन योमोय के ऊपर देखे गए हैं। साथ ही शुक्रवार की रात ये ड्रोन देखे गए और जिस तरीके के खबरें आई उसके मुताबिक चीन के फुजियान के पास ही ये योमोय आइलैंड है और इस आइलैंड पर ताइवान का कब्जा बताया जाता है। हालांकि मैत्सो आइलैंड के ऊपर फाइटर जेट्स उड़े हैं और ताइवान ने भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि जवाबी फायर ताइवान की तरफ से किया गया है। ये बता दें आपको कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद जिस तरीके से चीन आक्रामक हो रहा है उसकी हर गतिविधि पर ताइवान की तो नजर है, लेकिन चीन किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिकल मूव अपना रहा है शिवाज सर, जैसा मैंने अब बताया कि अमेरिका हो या रशिया हो सभी सीधे तौर पर युद्ध करने से बचते हैं। चीन को एक मैसेजिंग जरूर दी जाती है और चीन एक ऐसा हम देश कहे जो एग्रेसिव अप्रोच इस लेवल पर अब अपना चुका है कि बकायदा अपने वीडियोस जारी कर रहा है, बकायदा अपनी उन मूवमेंट्स के आधार पर यह बता रहा है कि ताइवान को लेकर अगर अमेरिका ये रुख अपनाएगा तो भुगतने के लिए तैयार रहे। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जैसे नैन्सी पेलोसी आई हैं अभी ताइवान में और इसके साथ साथ वो गई हैं बाकी देश में भी, जिस प्रकार से साउथ कोरिया, मलेशिया और जापान, तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो सी जिनपिंग की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर इम्पैक्ट हुआ है। उसको याद रखो, आज चीन की जो है डोमेस्टिक में इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इनफैक्ट एवरीडे आई एम मेंशनिंग दैट सर, तभी तो नैन्सी पेलोसी ने भी ये कहा था कि ये शी जिनपिंग की इंटरनल इनसिक्योरिटीज हैं जो मेरे यहाँ पर आने पर इतना हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में हो क्या रहा है कि नवंबर के अंदर जो 3rd टर्म के लिए मोहर लगने वाली है सी जिनपिंग की, तो उसको लगता है इस पर डेंट हुआ है। और ये सच्चाई है कि जो चीन का एक दादागिरी थी उसके ऊपर डेंट हुआ, वो बबल था, उसको
बस्ट कर दिया। अब Exactly, चीन sir. जो है इसको ले नहीं सकता। अब चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री मैन्यूवर कर रहा है और जी। ज्यादा प्रेशर डाला ताइवान पे। मुझे बिल्कुल एक शक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और इस वक्त संतोष कुमार सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, सीधे जापान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका भी टीवी 9 भारतवर्ष पर। मुझे ये बताइए कि आज एक दूसरे पर हुकूमत करने का ये जो सपना दिन रात पलता बढ़ता हम देख रहे हैं, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में जिस तरह के नए नए वॉर जोन बनते हुए नजर आ रहे हैं, वॉर फ्रंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ हुआ 77 साल पहले उसे याद रखते हुए दुनिया इस खुराफात से पीछे हटेगी और सोचेगी कि इस तरह की जंग जब आगे बढ़ती है और कोई परमाणु हमला हो जाता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ये एक डेटरेंस के तौर पर आज आप देख रहे हैं या फिर एक दूसरे पर कब्जा करने की होड़ जो है वो ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है? संतोष जी। हाँ समीर जी, देखिए आज जापान के पीएम श्री किशिदा जी ने भी ये साफ साफ बोला है कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की उम्मीद कम होती जा रही है। तो ये आम जापानी से लेकर के जापान के पीएम तक का अगर है तो आप इसको मान सकते हैं कि दुनिया सच में एक बहुत गंभीर खतरे के सामने आ चुकी है। और जो एक आप देखिए, चीन जो है इतना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, एग्रेसिवनेस, और उसने सेनकाकू आइलैंड को लेकर के जो अपना रुख अपनाया हुआ है वो सेनकाकू ताइवान से काफी नजदीक है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है सेनकाकू, ताइवान और जापान चीन के संग, ये काफी खतरनाक हो सकता है भविष्य में। इससे बचने के लिए जापान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इवन उसने अपना रक्षा बजट भी लगभग दुगने पर ले गया उसकी तरफ, जापान की तरफ से। अब ये देखना है कि हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बम गिरे थे उसको मानवीय पहलू से दुनिया देखती है कि नहीं। और जापानी पीएम के शब्द जो आज थे शायद यही थे कि आज भी हम मानव सभ्यता के रूप में उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है या भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है। अगर दुनिया एक होकर के न्यूक्लियर थ्रेट से छुटकारा नहीं पाती है तो मुझे नहीं पता है कि अगली पीढ़ी दूसरी, तीसरी, चौथी कहां तक जा पाएगी। समीर जी। बिल्कुल संतोष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वक्त आप कह रहे हैं। जापान से हमारे साथ मौजूद हैं और वाकई जिस तरह का वो मंजर था 77 साल पहले का, वो मंजर दुनिया याद क्यों नहीं करती? दुनिया को हमेशा याद रखना चाहिए, ये हर एक्सपर्ट, हर जिम्मेदार मुल्क बताता आया है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज परिस्थितियां उससे जुदा नजर आ रही हैं। 77 साल पहले आज ही के दिन पहले हिरोशिमा पर और 3 दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर यह हमला किया था और आने वाली नस्लों को सालों सालों तक के लिए तबाह बर्बाद कर दिया था। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।